ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, मैटलैब हम कहते किसको हैं? ठीक है, मैटलैब एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी का। ठीक है, जिसको हम आप ये कह लें कि मैटलैब एक ऐसा डिवाइस है या सॉफ्टवेयर है, आई डोंट नो डिवाइस कहना ठीक है कि नहीं है, लेकिन हम इसको टूल कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी जो बेसिक है, जिसका जो पूरा ढांचा है, वो मैट्रिक्स के ऊपर है। आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स अच्छे खासे पढ़े होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का पता है ना, जी सर मैट्रिसेस पता है, अगर आप लेकिन कह आप लें। रिवाइज ठीक है, हाँ, तो जो मैट्रिसेस का कितने चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट ईयर में? एक चैप्टर था, ज़्यादा थे, मैं तो भूल ही गया हूँ। कितने होते हैं? आप लोगों ने रिसेंटली फर्स्ट ईयर किया सर है एक क्या? ही चैप्टर होता है, लेकिन सर उसमें एक ही होता है, एक्सरसाइजेस चैप्टर होते हैं। 4। एक ही क्रेमर रूल्स चैप्टर होता है 3/3 और मैट्रिक्स रूल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। ठीक है, तो बेसिक आप लोगों ने वहाँ पढ़ ली, उसके बाद यहाँ पे पढ़ा है इंजीनियरिंग में? नो सर। नो सर। ओके, सर ये ठीक जो है, लेकिन यहाँ पे वो जो सर रूल्स हैं वो जी, सर ये जो मैटलैब पढ़ रहे हैं ये भी कॉपी पेन पे करेंगे? हाँ बिल्कुल कॉपी पेन के करना पड़ेगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। ये ज़्यादा इजी है उससे, अपना क्या कहना चाहिए, एक्सेल से, क्योंकि एक्सेल को उतारना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो उतारना तो था नहीं, मैंने तो जो आप लोगों से सवाल पूछे थे मिड में, वो तो बड़े हलवा हलवा चीज़ें थी। तो डेफिनेटली पेपर तो आपका जो है सॉफ्टवेयर पे तो हम कर नहीं सकते, लेकिन फिजिकल होगा। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे कि भाई ये अगर मैंने सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो इसका प्रोग्राम कैसे डेवलप होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, आप ये कह लें। तो एट द एंड जो हमारा मैटलैब का लर्निंग होगा वो ये है कि हम स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, MATLAB is an interactive software system for numerical computations and graphics। ठीक है, डेफिनेटली इसमें दोनों चीज़ें हम करते हैं, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस भी करते हैं, साथ में ग्राफिक्स भी शो करते हैं। ग्राफिक्स अगर आप ये कह लें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, तो वो हम ग्राफिकली करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे एक्सेल पे आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी सारी डेटा जो है हम लोगों ने ग्राफिकली एग्जिबिट किया था। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, as the name suggests, MATLAB is especially designed for matrix computation, solving systems of linear equations, computing uh, eigenvalues and eigenvectors, factorization of matrices and so much। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हो सकती है, but of course we can do much more than that। In addition, it has a variety of graphical capabilities, and it can be extended through programs written in on programming language. Many such programs come with the systems, these extended MATLAB's capabilities to a wide range of applications, like the solution of nonlinear equations, the integration of ordinary and partial differential equations, and many others। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करेंगे तो किस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, हमें पता लग गया कि यार ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि एक मैट्रिक्स लैब को यूज़ करती है और उसके बेस पे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। मैटर वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, of course it is, it has many features and it could take years to learn all of its capabilities। अगर आप ये कहें कि आप मैटलैब जो है ना 5 लेक्चर में सीखेंगे, of course मुमकिन नहीं है। 5 लेक्चर्स में हम बेसिक्स ही सीख सकते हैं, और इट्स अ ह्यूज सॉफ्टवेयर, इट्स अ ह्यूज, आई मीन अगर आप 10 साल भी लगाएं ना, आप बोलें कि मुझे सब कुछ आता है मैटलैब का, तब भी डिफ़िकल्ट है। एक उसमें कुछ रीजंस हैं। एक तो ये है कि आप 5 साल बाद एक लेवल पे होंगे, 5 साल बाद मैटलैब एक और लेवल पे होगा। आप समझ रहे हैं कि उसमें एडिशन ऑफ टूल्स होता जाएगा, एडिशन ऑफ स्किल्स, या फिर जो उसमें अपना सॉल्यूशंस हैं वो होता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी पुराने ज़माने की बात करें, हमारे पास फ़ोन आते थे जो कि एंड्रॉयड वगैरह नहीं थे, नॉर्मल वाले फ़ोन थे, आई डोंट नो कौन से 1100 नोकिया या 3310 इस तरह के। ठीक है, तो उस वक़्त एक अगर कोई बंदा उसको सीख रहा था, ठीक है, तो उसने कुछ सीख लिया कि मुझे फ़ोन चलाना आता है। ओके भाई, अच्छा है, आपको फ़ोन चलाना आता है। उसके बाद एंड्रॉयड आ गया, कुछ एप्लीकेशंस आ गई, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया,
किसी ने कहा मुझे फ़ोन चलाना आता है, मुझे जो है ना इसमें ये एप्लीकेशंस आते हैं। अब आप देखें कि विथ टाइम कितनी सारी एप्लीकेशंस हो गई हैं। इज़ इट पॉसिबल कि आप सारी एप्लीकेशन सीखें? ऑफ कोर्स नो, देयर आर मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस। तो इसी तरीके से अगर हम मैटलैब की बात करें तो उसकी एवोल्यूशन होती जा रही है, ठीक है। आप एक चीज़ सीखेंगे 10 और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं है कि सारा का सारा मैटलैब आप सीख लें। हाँ, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें सीखेंगे। मिसाल के तौर पे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हो सकता है हमारी ज़रूरत 4-5 एप्लीकेशंस हों। यार मुझे यूट्यूब चलाना आता हो, मुझे व्हाट्सएप आता हो, मुझे फेसबुक आता हो, ईमेल वगैरह चेक करना आता हो, मुझे ये चीज़ें आती हैं, बस ठीक है मुझे फ़ोन आता है, दैट्स इनफ। अब लाज़मी नहीं है कि उसमें जो है ना आपको सारे एप्लीकेशंस आते हों, आप पबजी भी आपको आता है। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि सबको पबजी आता हो, ठीक है। हाँ, किसी की नीड है तो वो सीख लेगा पबजी। तो इसी तरीके से मैटलैब में जो आपके रिक्वायरमेंट की चीज़ है, वो टूल आप स्पेसिफिकली सीखेंगे। बट ये मुमकिन नहीं है कि आप बोलें कि नहीं हर टूल में सीखूंगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से लेके इंडस्ट्रियल इंजीनियर से लेके जितने भी इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से लेके, ठीक है, सारे के सारे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनिक वाले यूज़ करेंगे तो उनकी जो नीड होगी वो डिफरेंट होगी। जब केमिकल वाले उसी टूल को यूज़ करेंगे तो उनकी नीड डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, लाइक नीड बेस्ड लर्निंग, कि जो आपकी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से चीज़ें सीखें। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक बुक ओपन की जिसमें से कुछ चैप्टर्स का जिक्र किया मैंने कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हो गई या फिर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। हम ये चीज़ें सीखेंगे। ये चीज़ें क्यों सीखेंगे? या तो ये कहूँ ना कि भाई जो है ना आप इंस्ट्रूमेंटेशन सीखें, नहीं, फिलहाल वो हमारी नीड नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वालों की डिफरेंट नीड होगी, वो फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी पढ़ेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स सीखें, तो उनके काम की नहीं है ये चीज़, तो डेफिनेटली वो चीज़ वो नहीं सीखेंगे। अच्छा जी, तो ये तो एक बेसिक बैकग्राउंड हो गया कि ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन व्हाट यू कॉल इट के मैटलैब। It offers a powerful programming language, excellent graphics and wide range of expert knowledge, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग विथ मैटलैब। सबसे पहले तो हमें मैटलैब ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ये जो आपको नीचे अपना आइकन दिख रहा है ना, ये मैटलैब का आइकन है, ठीक है। मैंने क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई और मैंने आपकी क्लास से पहले इसको क्लिक करके ऑन भी कर दिया था, क्योंकि नॉर्मली इट्स अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर। आप कह लें कि 30 से 40 सेकंड कम से कम लगते हैं इसको ओपन करने में, ठीक है, या ओपन होने में, या एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। अगर आपका सिस्टम और थका हुआ है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसी तरीके से इसकी प्रोसेसिंग टाइम है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिस्टम की स्पीड है आपके पास, जिसमें आपका प्रोसेसर हो गया, रैम वगैरह हो गया, जितनी अच्छी रैम और प्रोसेसर होंगी, ठीक है, आप ये कह लें कि उतना अच्छा आप इसको स्पीड उससे कर सकते हैं, उतनी तेज प्रोसेस करेगा। स्पेशली वो लोग जो गेम्स खेलते हैं उनको तो पता ही होगा कि भाई जो प्रोसेसर है या फिर जो ग्राफिक कार्ड है या फिर जो है उसका रैम है सिस्टम का, वो कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर के तेज चलने के लिए। अच्छा जी, अब इसमें कुछ विंडोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाने हैं। अब आपको यहाँ पे 4 विंडोज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है ना यहाँ पे? एक राइट साइड पे है, मेरा कर्सर नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, इसमें आपको मतलब ज़्यादा विंडोज़ भी हो सकती हैं, डिपेंड्स कि आप कितने विंडोज़ उस पे रखना चाह रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। नॉर्मली जो आपके पास होंगे वो 4 विंडोज़ होंगे। तो एक जो राइट साइड वाला विंडो है टॉप, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है स्क्रिप्ट विंडो, ठीक है, एडिटर कहलाता है आपके लिए। आप क्या करते हैं, इसमें स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपने, जैसे ये क्यूबिक एसवीएम एक मॉडल है, वो मैंने यहाँ पे लिखा, तो वो पूरा मैंने यहाँ प्रोग्राम कर लिया और उसके बाद आप उसको जो है रन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप एक और साइड में नया टैब देखें इसके, ठीक है, ये एम फाइल्स भी इसको हम कह सकते हैं, स्क्रिप्ट्स भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब हम इसको सेव करते हैं ये एम फाइल कहलाती है, आखिर में इसके .m लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि ये मैटलैब
फाइल है। आप जब कभी इसको सेव करेंगे आखिर में हमेशा .m के साथ सेव करेंगे। अगर .m लगा हुआ नहीं होगा तो रीडेबल नहीं होगी फाइल। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर आप राइट साइड पे चले जाएं तो राइट साइड पे आपके पास करंट फोल्डर होगा। अब जैसे ये वाला जो फोल्डर आप देख रहे हैं ये कहीं बिन पे चल रहा है, जो अपना उसका आप कह लें कि नेचुरली या आप कह लें कि ऑटो जो उसका सेविंग अपना वो है प्लेस है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई इसको जो है ना मैं किसी स्पेसिफिक जगह पे करूं जहां पे मैं इसको दोबारा यूज कर सकूं, तो बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, ये आपको नजर आ रही हैं टैब्स, ठीक है। ब्राउज फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, या फिर अप लेवल, आपके ऊपर आप किस तरह जाना चाह रहे हैं। मैं जैसे अप लेवल कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको ब्राउज कर देता हूँ। जब ब्राउज करूंगा तो मुझसे पूछेगा कि आप अपनी मैटलैब की जो फाइल्स हैं वो कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्यूटेशन पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक दो दफ़ा फाइल खोली है तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास कंप्यूटेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि आप जो है ना फाइल्स को सेव करें। फाइल्स को सेव करने के लिए मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो फोल्डर का मैं जो नाम दे रहा हूँ मैटलैब प्रैक्टिस नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आपके ऊपर है आप क्या देना चाह रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये पीछे अगर ऊपर आप चले जाएं, ठीक है, ये पूरी जो विंडो है ब्राउजिंग वाला सेक्शन वो आपको दिखा रहा होगा कि आपकी फाइल कहाँ सेव है। वन ड्राइव, कोर्सेज, अंडरग्रेड कंप्यूटेशन टेक्निक्स और केमिकल इंजीनियर्स, और उसके अंदर जाके मैटलैब प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये फोल्डर भी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें चीज़ें ऐड करता जाऊँगा ये वाली जो फोल्डर है वो फिलअप हो जाएगी। अच्छा, तो ये इन दोनों विंडोज़ की मैंने बात कर ली है, ये वाला विंडो और ये वाला विंडो, टॉप राइट एंड टॉप लेफ्ट की। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस में क्या होता है कि हम जो चीज़ें एट अ टाइम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक लैब में काम कर रहे हैं और आपके पास जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक वर्क प्लेस सेलेक्ट करेंगे। तो फिर उस वर्क प्लेस पे सारी चीज़ें बिखेर देते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पे बीकर भी वहाँ रखा हुआ है, टाइट्रेशन का स्टफ भी वहाँ रखा हुआ है, केमिकल्स भी वहाँ रखा हुआ है। आप ये कह लें कि ये आपका वर्क प्लेस है। तो जो जो चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे वो साथ साथ में वहाँ पे दिख रही होंगी। और आखिर में यहाँ पे आप नीचे आ जाएं तो ये कमांड विंडो कहलाती है। इस विंडो के थ्रू हम कमांड्स देते हैं। कमांड्स आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहले से जो है कोई फाइल सेट की हुई है, ठीक है, तो वो फाइल आप इसमें से रन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने जो है कुछ नया कमांड डालना है इसको, तो वो भी आप कर सकते हैं। या आप साइमल्टेनियसली कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उस तरह का भी आप कमांड दे सकते हैं। तो कमांड जो है टोटल आपके प्रोसेस को, मैटलैब को रन करेगा। जो भी आपने चीज़ें रन करनी हैं वो किसके थ्रू होंगी, इस कमांड विंडो के थ्रू होंगी, ठीक है। एक ये चीज़ है। अब अगर ऊपर आप देखें यहाँ पे रन का ऑप्शन भी आ रहा है, ये ग्रीन वाला जो कि प्ले बटन की तरह है, ठीक है। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप स्क्रिप्ट को इस रन के थ्रू भी रन कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन सी विंडो का जो काम है वो क्या है। तो इन विंडोज़ को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, वर्क प्लेस को कर लिया है, ठीक है। कमांड विंडो के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया है कि कमांड विंडो क्या होता है, और स्पेशली इन सिंबल्स को आपने याद रखना है। ये जो डबल क्या कहेंगे अपना ग्रेटर देन वाले जो है जो सिंबल्स हैं ये कमांड विंडो को शो कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एम फाइल्स के मैंने आपको बता दिया है कि एम फाइल क्या होता है। जो ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि जो एम फाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं। कोई स्क्रिप्ट हम लिखते हैं तो हम उस एम फाइल को वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कमांड विंडो में कि हम चीज़ों को इनिशिएट कैसे करेंगे। अब इसमें हम कोई भी कमांड जो है दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो है कोई अपना क्या कहना चाहिए कि कंप्यूटेशन है छोटा सा कि s = 1+2, तो वो अगर हम उसमें लिखेंगे तो हमें बता देगा कि s किसके बराबर है, ठीक है। अब अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ
ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू, बल्कि फिलहाल मैं इसको सिंपल रहने देता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, अब मैंने इसको जैसे एंटर किया ना, आप देखें कि फौरन मेरे पास ए का आंसर आ गया कि ए इज इक्वल टू 5। तो ये एक सिंपल कमांड है कि किस तरीके से हम इसको रन कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीपल कमांड्स देना चाह रहा हूँ सिंगल रो में, तो फिर कैसे करूँगा? सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, जब क्लियर करेंगे अब आप इसमें दो चीज़ें देख सकते हैं। एक राइट साइड वाली विंडो है, ठीक है, जहाँ पे जो भी मैं कमांड दे रहा हूँ वो उसी वक्त आ रहा है मेरे पास। और जो दूसरी है मेरे पास लेफ्ट साइड कमांड है, जिसको मैंने आपको वर्क प्लेस बताया था। अब यहाँ पे देखें वर्क प्लेस वो ऑलरेडी सेव हो गया मेरे पास, वो दिखा रहा है कि ए इज इक्वल टू 5। ए आपने इसमें प्रेस किए और जो है ए की जो है आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं जिसमें से आप चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्लियर का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो क्लियर से क्या होगा कि मेरे पास जो वर्क प्लेस है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी। जैसे मैंने क्लियर को प्रेस किया, आप देखें कि वो जो भी लिखा हुआ था ए, वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अच्छा इसको आप ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ कर दिया है ताकि मेरे पास जो जगह है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इवन आप ऊपर वालों को क्रॉस भी कर सकते हैं कि कोई विंडो आप नहीं देखना चाह रहे, मिसाल के तौर पे जैसे ये वाला विंडो है, आप इसके फर्दर डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, या आप इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, इस फोल्डर को छुपाना चाह रहे हैं, वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा चीज़ें देखें, तो इस ऑल आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको कर रहे हैं। अब क्लियर मैंने कर दिया तो मेरे पास जो वर्क प्लेस है वो सारा क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड आता है CLC का। CLC का मतलब होता है कि क्लियर कमांड, ठीक है। तो जो कमांड विंडो है वो क्लियर हो सकती है बाय यूजिंग CLC। मैंने CLC लिखा है और यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो कमांड विंडो थी वो टोटली क्लियर हो गई है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा था कि आप एक रो में मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे a इज इक्वल टू 2, हमें क्या करना पड़ता है? कॉमा देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कॉमा देते जाएंगे तो आपके पास जितने भी कह लें कि अपना कमांड्स है वो सारे एक रो में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे b इज इक्वल टू मेरे पास जो 5 है, मेरे पास c इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। और मेरे पास जो d है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर देखें तो इसमें मैंने कितने कमांड्स दिए हैं? मैंने एक कमांड दिया, ये दूसरा कमांड, ये तीसरा कमांड, ये चौथा कमांड, मैंने 4 डिफरेंट कमांड्स दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे कॉमा दे के कमांड्स को सेपरेट करना पड़ा। अगर मैं एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें लिखना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं इसको एंटर कर दूं तो आप देखें जितने भी मेरे पास आंसर्स थे या जो सोल्यूशन है वो सारा आ गया। a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 5 आ गया, c इज इक्वल टू जो है 8 वो भी आ गया, d इज इक्वल टू 7 वो भी आ गया। और साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये वो वेरिएबल्स हैं जो मैंने अभी डिफाइन किए थे, तो अगर आप अपना लेफ्ट साइड पे देखेंगे वर्क स्टेशन में, तो आपके पास a b c d की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने अपना वेरिएबल्स अभी सेव किए वो सारे के सारे आपके वर्क प्लेस पे दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रखना चाह रहा, तो इसको मैं CLC कर दूंगा ताकि मेरे लिए आसानी रहे। फिलहाल मैंने क्लियर नहीं किया, ठीक है। CLC को सिर्फ जो है जो कमांड विंडो थी वो मैंने क्लीन कर दी है। अच्छा जी, एक ये चीज़ है। अब इसके अलावा कुछ इस तरह होता है कि आप समटाइम्स आप अपने कमांड्स को सप्रेस करना चाहते हैं। सप्रेस का मतलब ये है कि फौरन आंसर नहीं आए, ठीक है। आप इसको चाह रहे हैं कि ऐसे ही चले। अब देखिए मेरे पास जो वर्क स्टेशन है वो ऑलरेडी वर्क स्पेस है, वहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल सेव हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रिकॉल करूँगा वो फौरन आ जाएगा। के तौर पे मैं सी कर रहा हूँ, सी लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा, और इसको मैं एंटर करूंगा तो सी का आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मेरे पास वर्क प्लेस में वो ऑलरेडी रखा हुआ है। कमांड विंडो को पता है कि भाई सी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो उसको वो फौरन रिकॉल कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डी लाना चाह रहा हूँ तो डी को ला सकता हूँ, ठीक है। तो जो आपके पास वर्क प्लेस में चीज़ें सेव होती हैं वो आप कमांड विंडो के थ्रू दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, आपको रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि सप्रेस कैसे करते हैं। सप्रेस हम हमेशा सेमीकोलन से करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके लिए छोटा सा यहाँ कोई प्रॉब्लम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो C है वो बराबर है a+b होल स्क्वायर के। ठीक है, मैंने यहाँ पे C लिखा, a+b लिखा, और होल स्क्वायर के लिए ये पावर का बटन है, आपको याद होगा ये जो हैट है। ठीक है, ऊपर 2, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि C इज इक्वल टू a+2b होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर आखिर में ये वाला कॉलम दे दूं मैं तो मेरे पास C का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे सप्रेस कर दिया, देखें C नहीं आया। लेकिन अगर उसी चीज को मैं क्या करूं, दोबारा सॉल्व करना चाहूं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C का जो आंसर है वो डेफिनेटली चेंज हो गया है। तो C को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो 49 जो है मुझे इसने फौरन आंसर दे दिया। मतलब यह है कि हम अगर चाहें तो कमांड्स को सप्रेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, इनको आगे पीछे जब हमें रिकॉल करनी हो तो हम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम हर कमांड का आंसर मांगे और उसके बाद आगे जाएं। अच्छा जी, सर ये चलें रिपीट दोबारा। करेंगे? कौन सा ये सप्रेस कमांड। सप्रेस कमांड? हम सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग सेमीकोलन। अगर आप ये आखिर में देखें, ठीक है, आखिर में आप कॉलन दे देंगे तो आपका कमांड जो है सप्रेस रहेगा। ठीक है, सर ये वैल्यू फिर कैसे आई? तो मैंने इसको छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे C क्लिक किया तो फिर आ गई, पहले नहीं आई थी। मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा ओके करके सर, दिखा ओके। रहा हूँ आपको, समझ में आ गया ना? जी सर, क्लियर है सर। ओके गुड। अच्छा जी, अब अगर चाहें तो एक डेमो दोबारा देता हूँ। मिसाल के तौर पे A है, B है, C है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दूंगा, ये सब प्रेस रहेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो पहले से मेरे पास डिफाइन है तो उस वजह से वो आ रहे हैं। लाइक इस तरह अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, अब क्या है कि इसको सेपरेट कर दिया मैंने पहले, क्योंकि वो मैंने एक लाइन में लिखे थे, उस वजह से वो सारे उसने डिफाइन कर दिए। जी दोबारा इस पे आ जाते हैं। हमारे पास जो है ये तो बेसिक चीज़ हो गई, एम फाइल हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैटलैब में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नंबर्स अंडर मैटलैब। इंटीजर्स हम कर सकते हैं, इंटीजर्स आपने बहुत दफ़ा पढ़े हैं, मैट्रिक्स लेके वो पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर्स हम इस पर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स जो है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको इनके बारे में पता है, तो इसलिए मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा। इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अच्छा जी, इन एडिशन टू दिस मैटलैब हैज 3 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग नॉन नंबर्स। अब कुछ इस तरह के हमारे पास इसमें आंसर्स आते हैं, या आप कह लें कि आपके पास वेरिएबल्स आते हैं जो कि नॉन नंबर्स होते हैं। ये आप यहाँ पे अगर आप देखें, माइनस इन्फिनिटी, माइनस INF है, और INF है, और NaN है। अब ये जो INF वाले हैं ये दोनों इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी है। मिसाल के तौर पे अगर आप मैटलैब में 0 डिवाइडेड बाय 0 कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास आंसर इन्फिनिटी आएगा, या फिर नॉन नंबर आएगा, उसका मतलब भी अगेन इन्फिनिटी ही है। ठीक है, NaN का मतलब क्या है? नो नंबर अवेलेबल। मिसाल के तौर पे नॉट अ नंबर। ठीक है, अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करा देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, नॉट 0 एक्चुअली NaN आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम करता हूँ, बल्कि डायरेक्ट कर देता हूँ, 0 डिवाइडेड बाय 0 आप लोगों की सहूलत के लिए। ठीक है, तो क्या मेरे पास आ गया? NaN आ गया। तो ये दिखा रहा है कि इस तरह का कोई नंबर नहीं है। या फिर मैं D डिवाइडेड बाय 0 कर दूँ, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस तरह कर दूँ माइनस A डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मेरे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं या बेसिक चीज़ें हैं, नॉर्मली हमने बचपन से सीखी होती हैं। ठीक है, इसको दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारी जगह हो लिखने के लिए। अच्छा जी, तो ये हो गया। उसके बाद जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है,
कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, बाकी वही है। एडिशन का एडिशन ही हमारे पास साइन होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉब्लम आपको कर दिखाया। सब्ट्रैक्शन का हमारे पास वही माइनस वाला साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करना चाहूँ, a मल्टीप्लाइड बाय स्टार दे दिया मैंने, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय c, तो मेरे पास a और c है, उसको उसने मल्टीप्लाई करके दे दिया है। अच्छा जी, एक चीज याद रखें कि वर्क प्लेस में हमेशा आंसर आता रहेगा, मतलब जब हम कमांड या कोई चीज हम सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर होगा वो आता रहेगा। अब इस कमांड को देखें, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास आंसर दिख रहा है 98, लेकिन अब कोई और सोल्यूशन में करूंगा एक और आंसर आएगा तो ये चला जाएगा, क्योंकि ये एक टेम्पररी चीज है। अब अगर अभी 98 आ गया में से, या फिर आप ये कह लें a इंटू सी में से मैं b को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वहां पे वो फॉरन चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? आंसर -10 कर देता हूं, क्योंकि आंसर ऑलरेडी वहां पे डिफाइंड है, तो इसलिए वो उठा लेगा कि आंसर का मतलब 98 है, ठीक है। इसमें से मैं -10 करूंगा तो 88 आ जाएगा मेरे पास। तो अभी यहाँ पे देखें कि आंसर में से क्या हो गया, जो मेरे पास अपना आंसर है वो चेंज हो गया, 98 में से 88 हो गया। तो जो यहाँ पे वर्क स्टेशन में या वर्क प्लेस में जो आंसर का वेरिएबल है दैट इज नॉट अ परमानेंट वेरिएबल। जैसे जैसे आंसर चेंज होगा तो ये जो है चेंज होता जाएगा। हाँ, बाकी जो आपने डिफाइन कर दिए वो वही रहेंगी अनलेस यू डिलीट देम, ठीक है। जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो सारे वहां पे रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशंस के तरीके आते हैं, एक राइट डिवीजन आता है, एक लेफ्ट डिवीजन आता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो है राइट डिवीजन करते हैं, ठीक है। उसका उलट हमारे पास लेफ्ट डिवीजन होता है। उल्टा कैसे हो सकता है जी, अभी हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। सपोज करें कि मैंने क्या कर दिया, जैसे मेरे पास C है, D है, मैं C डिवाइडेड बाय D कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है अपना राइट डिवाइड है, डिवीजन है, ठीक है। 7 के बजाय इसको मैं D कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डिवीजन है ये नॉर्मल डिवीजन है, मतलब अगर हम 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब इसका जो रिवर्स है, इसका मतलब यह है कि उल्टा अगर हम इसको कर दें, ठीक है, वो हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अपना जो हमारे पास लेफ्ट डिवीजन है वो यूज करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। मेरे कीबोर्ड में लेफ्ट डिवीजन नहीं है तो मुझे कॉपी करना पड़ेगा ये वाला डिवीजन यहाँ से। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं सी और लेफ्ट डिवीजन डी कर दूं, इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाला डिनोमिनेटर है, नीचे वाला न्यूमरेटर है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 59 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप आंसर देखें तो दैट्स 0.142, ठीक है। दोनों ही डिवीजन है, क्या है, आपस में अपोजिट हैं। नॉर्मल डिवीजन आप किससे करते हैं, राइट आप उससे करते हैं, डिवाइडर से या डिवीजन से, और अगर आप अपोजिट करना चाह रहे हैं तो आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे इसका Yes, sir. मतलब है, यस सर। यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो D है ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये C क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ पे क्या है, C जो है न्यूमरेटर है, D क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चलें जी, दोबारा मैंने इसको क्लियर कर दिया। पावर थोड़ी देर पहले मैंने यूज किया था, ये हैट आपको याद हो a+b² के लिए, तो मेरे ख्याल में इसको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है, आगे होगा तो कहीं यूज कर लेंगे इसको। अच्छा जी, मैटलैब रिटर्न आंसर्स, जी बिल्कुल रिटर्न करता है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे 2 प्लस जो 3 है उसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर 5 पावर 3 कर दें तो आंसर क्या आएगा, 125 आएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो रिटर्न होता रहेगा। तो जो आंसर है वो परमानेंट नहीं हो सकता, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है।
तो आंसर क्या होगा, वो जो भी आप उसको कमांड देंगे उस वक्त फार्मूला देंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर दे देगा। तो दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग। अच्छा जी, अब इस वाले कमांड में आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं, ठीक है। मल्टीपल, अगर आप अपना क्या कहते हैं इसको, जो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं कि हम मल्टीपल उसमें वो कर रहे हैं, आप ये कह लें प्रॉब्लम्स एक ही प्रॉब्लम में, मतलब माइनस भी हो प्लस भी हो डिवीजन सारी चीज़ें हों, क्या डिमास रूल कहते हैं? सर। कॉमा। हाँ, डिमास 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 नहीं, कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन नहीं बोर्डमास कहते, खैर कुछ ऐसा ही वर्ड है। ट्रांजैक्शन तो हम कुछ और चीज़ को कहते हैं। बाल एक अच्छा वर्ड है, वो यूज़ करते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि उस वर्ड का नाम क्या है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि वी डू मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आई होप कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज़ आपको समझा दी हैं। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोबारा वही चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब मैटलैब इज़ वेरी स्मार्ट, कैलकुलेटर की तरह नहीं है ये। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ख्याल रखते हैं कि भाई सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस प्लस को करना पड़ेगा, तो इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले जो रूल्स हैं वो, मतलब मैटलैब में दे आर वेरी मच ऑथेंटिक, ठीक है। इस तरह नहीं है कि वो पहले जो है माइनस प्लस को करेगा फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 1/0 इन्फिनिटी, ये हमने थोड़ी देर पहले कर लिया है। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ऐसा कोई डिजिट नहीं है, नो नंबर अवेलेबल, तो एन उसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप ये कह लें कि नॉर्मली अगर हम कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करें तो इस तरह के कॉन्सेप्ट कभी नहीं होते कि ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं। लेकिन मैटलैब बड़ा होशियार है, आप उसको उस तरह के कमांड दें, वो आपको बता देगा कि भाई ग्रेटर देन का क्या मतलब है, ठीक है, लेस देन का क्या मतलब है, ठीक है। नॉर्मली हम जिसको लॉजिक्स कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सिंबल्स देखें, ये सारे वही सिंबल्स हैं जो कि आपने मैथमेटिक्स में बहुत दफ़ा पढ़ी हैं। मिसाल के तौर पे ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू और लेस देन बी, या इसी तरीके से ग्रेटर देन या फिर नॉट इक्वल टू, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फर्दर देयर इज़ अ मेन्यू ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव स्पेसिफिक यूजेस। द मेन वंस आर लॉजिक, एंड, और, नॉट, ठीक है। तो इस तरह के हम लॉजिक्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एंड के लिए ये वाला लॉजिक यूज़ होता है, और के लिए ये जो आप अपना वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑब्लिक। वर्टिकल लाइन, हाँ, क्या कहते ऑब्लिक हैं? कहते हैं। ऑब्लिक ऑब्लिक। ये वाला ऑब्लिक कहते हैं, नहीं ऑब्लिक तो कुछ और होता है यार, ये ऑब्लिक नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, ठीक है ना। खैर, तो मतलब ये आपको सिंबल है कि हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग आर। एंड के लिए ये बहुत कॉमन है। लॉजिकल नॉट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। कॉलन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से सब्सक्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हैं, अपना जो भी हमारे पास कोई भी वो हो, अपना पॉलिनॉमियल वगैरह के लिए। इसी तरीके से ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स, और अगर आपने 3 डॉट्स लगा दिए तो ये शो करेगा कि भाई ये कंटिन्यूस है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 1, 3 डॉट्स कर दिए मैंने और आखिर में 100 कर दिया, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? ब्रैकेट लगाएं सर शायद। इसमें मैट्रिक्स लगा देता हूँ।
अच्छा, बहरहाल ये कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होता है, इसको हम आगे चल के कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, तो उसको फिर मैं वहाँ पे समझा दूंगा। अच्छा जी, अब अगर सेपरेटर आपने यूज़ करना है तो कॉमा से हम सेपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सप्रेस का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जब हमें कोई अपना आंसर या फिर जो फाइनल स्टेटमेंट है सप्रेस करना हो, ना दिखाना हो, तो हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल टू असाइनमेंट है, हम कोट्स डाल सकते हैं ना, कॉमर्स के साथ, इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो यू ऑलवेज कैन डू ट्रांसपोज, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो अपना परसेंटेज है ये हम कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इस वाले उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जितने भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ की गई हैं, ठीक है, उसमें जो है आप परसेंटेज देख रहे हैं और ये सारा ग्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोग्राम के लिए कि करना क्या है, ठीक है। सर वो अच्छा जी डिस्क्रिप्शन जैसी, जी, डिस्क्रिप्शन जैसी मतलब जो, हाँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन से मतलब ये है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मिसाल के तौर पे भाई ए है वो क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें फिर उसमें कमेंट में देनी पड़ती हैं जब हम अब वो लिख रहे हैं, अपना ट्रांसक्रिप्ट लिख रहे हैं या एम फाइल लिख रहे हैं, वो उसके लिए है, ठीक है ना। कमांड विंडो में हम नहीं करते ये। अच्छा जी, नोट that anything after is a comment and will be ignored by MATLAB, so you don't need to type it here. उसके बाद वेरिएबल्स की बात करें, ठीक है। वेरिएबल्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिए कि जो भी हम वेरिएबल सेव करते हैं वो हमारे पास सेव हो जाते हैं, और आपके पास इस मैटलैब में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वर्क प्लेस पे ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स वो हैं जो आप डिफाइन करते हैं, वो मिसाल के तौर पे अपना ए, यहाँ पे आंसर भी जो है वो भी वेरिएबल है क्योंकि वो फाइनल आउटपुट है किसी भी सिस्टम का या किसी भी ऑपरेशन का। इसी तरीके से सी है, डी है। अच्छा जी, it is often annoying to have MATLAB always print out a value of each variable. To avoid this, put a semicolon after the command, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कि ये प्रिंट किया है हम लोगों ने, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ए कर दूं तो ए मेरे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सप्रेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको सप्रेस कर सकता हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं आया, प्रिंट होके नहीं आया। हालांकि बी मौजूद है यहाँ पे कमांड विंडो में, लेकिन वो चीज़ आई नहीं है क्योंकि उसको हमने सेमीकोलन से क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। अच्छा जी, ओनली द फाइनल लाइन प्रोड्यूसेस आउटपुट, ठीक है। अगर इस तरह के आपके पास हो तो उसमें सिर्फ फाइनल लाइन आपके पास आउटपुट आ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यूं कर दूं, ये आ गया मैटलैब ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सप्रेस कर दिया इसको, सी प्लस डी कर दिया। अगर आप चाहें तो उसको कुछ और भी कह सकते हैं, एक्स इज टू दिस, ठीक है, और वाई इक्वल टू दिस कर दिया मैंने। और इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो जी कर देता हूँ कोई भी, ठीक है। जी इज इक्वल टू ए प्लस आंसर। अब इससे क्या होता है कि आपका जो फाइनल आंसर है, अभी तो मैंने क्योंकि सारा सप्रेस कर दिया इसलिए कोई नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ओपन छोड़ेंगे, मिसाल के तौर पे इसको मैं यहाँ कर दूं और दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जो मेरे पास फाइनल लास्ट वाला कमांड है सिर्फ वो नीचे आएगा, बाकी नहीं आएंगे। कैसे? ये इस तरीके से, ठीक है। जो जी है वो आ गया, लेकिन एक्स ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। अगर मैं एक्स दोबारा लाना चाह रहा हूँ तो मुझे एक्स पे क्लिक करना पड़ेगा या उसको लाना पड़ेगा। जैसे वाई है तो वाई को मुझे दोबारा से कमांड में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक्स वाई जी तीन और वेरिएबल्स भी मेरे पास वर्क प्लेस है मेरा, उसमें सेव हो गए। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव हैं। अच्छा जी, of course MATLAB will also allow more complicated operations, ठीक है। complicated से मतलब है कि जैसे ये वाला complicated है,
SQRT जो है आपके पास स्क्वायर रूट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट ढूंढना चाह रहे हैं किसी का ठीक है, आप उससे पहले क्या लिखेंगे, SQRT लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वायर रूट, मिसाल के तौर पे मेरा C कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ C मेरे पास क्या था जी, C मेरे पास 49 था, तो स्क्वायर रूट उसका क्या आ गया, मेरे पास 7 आ गया। अगर मेरे पास कोई C नहीं है, वैसे भी अगर कोई भी डिजिट हो तो उसका स्क्वायर रूट मैं बड़ी इजीली निकाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ठीक है, ये डिजिट मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा जी, अंडरस्टैंड द मैटलैब इज केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव किस किस को पता है क्या होता है? कैपिटल और स्मॉल लेटर मैटर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अरशद लिख रहे हैं, अरशद आपने अगर कैपिटल में डिफाइन कर दिया और कमांड में आप उसको जो है ना सिर्फ ए कैपिटल कर रहे हैं, बाकी सॉरी बाकी जो आप स्मॉल कर रहे हैं, तो वो बोलेगा क्या दे रहे हैं आप, समझ में नहीं आएगा उसको। तो जो वेरिएबल जिस तरीके से आपने डिफाइन किया है, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो, आपको वही रखना है, ठीक है। तो मैटलैब इज केस सेंसिटिव, इसमें कैपिटल सी का मतलब कैपिटल सी है, स्मॉल सी का मतलब स्मॉल सी है, और ये दोनों अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसी तरीके से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं कोई भी। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सर जो हमारे पास जो कमांड बटन है सर, जो कमांड विंडो है, उसमें जो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा इक्वल के नीचे आता है, तो इसकी कोई रीजन है? इक्वल के नीचे मतलब इक्वल के साथ क्यों नहीं आता, इक्वल के नीचे ही क्यों आता है? अच्छा, आप इस तरह कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये इस तरह कह जी रहे हैं आप सर। कि इसके नीचे क्यों आ रहा है। देखिए, वो उसका प्रिंट का इस तरीके से ऑप्शन है कि आपका जो प्रिंट है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अच्छा तो वो ओके इसका सर। मतलब ये है कि वो एक का ही है, ओके सर। ठीक है ना। अच्छा जी, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हो सकती हैं। देयर आर सेवरल प्री डिफाइंड वेरिएबल्स व्हिच कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम इन द सेम मैनर एज यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे आंसर है, आंसर क्योंकि कोई भी आप सोल्यूशन करेंगे तो वो आपके पास आ रहा होता है साथ साथ, ठीक है। इसी तरीके से पाई है, ठीक है, इसी तरीके से एप्सिलॉन है, इसी तरीके से जे है, ठीक है। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं। अगर आपको पाई चाहिए तो आपको पाई सिर्फ लिखना है, पाई का जो है खुद ब खुद आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपना एप्सिलॉन कर रहे हैं, आप ईपीएस लिखें वो खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि मैटलैब में साथ आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जैसे हमने ये सारी चीज़ें की तो वैसे ही ये सारी चीज़ें आ गई कि कौन सी चीज़ क्या है। अच्छा जी, अब अगर आप कुछ इस तरह का कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4J, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है इसका वो उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, मुझे भूलने की बीमारी क्यों हो गई है, आई को क्या कहते हैं, आयोटा को अपना कौन से नंबर्स आयोटा। कहलाते हैं? आयोटा ही कहते हैं ना सर, इमेजिनरी नंबर। कंप्लेक्स रूट माइनस इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा जी, रिपोर्टिंग फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट मैटलैब। अच्छा जी, अभी 11 हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 5-6 मिनट का ब्रेक करते हैं, ठीक है। मैं ज़रा पानी वानी पी लूँ, उसके बाद फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, चलेगा? सर 10 मिनट क्या करते हैं? 10 मिनट क्यों भाई? हमें भी 5 मिनट, 11 बज के नाश्ता 5 वगैरह मिनट करना में है। दोबारा मिल रहे हैं। हाँ, सर नाश्ता करेंगे हम भी। नाश्ता करना है, वाह भाई वाह।
5 मिनट में कर लो, देख लो, हो सकता है जी तो। सर 10 मिनट का दे दीजिए प्लीज। सर 11:02 तो वैसे ही होगा सर, 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में कुछ देखते हैं भी सर, नहीं आधा होगा। कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी आने की कोशिश करें, ठीक है।
सर नोटिफिकेशन जो है वही होगा कि जिसमें ASR भी हम अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी, कोई मेहमान आ गया था तो इसलिए इत्तेफाक से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। हाँ जी, बैठे हैं सारे क्लास में? यस सर। ओके जी, गुड। चलें जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अपना रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स की, कि आप मैटलैब को क्या चाहते हैं कि आपके पास जो आंसर्स आने चाहिए वो किस तरीके से आने चाहिए। कह रहे कि बाय डिफॉल्ट मैटलैब रिटर्न्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस एज अ डेसिमल विथ 4 digits. The format is used to change the format output. The type of format to have MATLAB returns rational expression format rational। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में आंसर्स ला सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि भाई जैसे रैशनल हमारा फॉर्मेट होता है, रेशोज़ में अगर हमें चीज़ें चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्मेट आना चाहिए तो कॉम्पैक्ट आ सकता है। नॉर्मली हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्मेट आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में क्या होता है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ आते हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आते हैं। अच्छा, मैंने ये सारा डिलीट कर दिया, CLC कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैक्सिमम जो नॉर्मली आता है वो 4 डेसिमल डिजिट्स तक आता है। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कॉम्पैक्ट में आपको नहीं चाहिए इन केस। ठीक है, तो आप रैशनल चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है रैशनल फॉर्मेट कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि जो फॉर्मेट होगा वो रैशनल होगा। अब मैं इसको यहाँ पे कमांड दे देता हूँ कि A मेरे पास जो है 5 के बराबर है, और मेरे पास जो B है वो 10 के बराबर है, और मेरे पास जो C है वो कोई 15 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉम्पैक्ट रखा और ये यहाँ पे सारे डिफाइन हो गए। अब अगर इसको मैं इस तरह कर दूँ कि A डिवाइडेड बाय B, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो 1/2 मेरे पास आ गया। अगर इसको नॉर्मल फॉर्मेट अगर कॉम्पैक्ट में होता तो मेरे पास आंसर क्या आता, 0.5 आता। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं A डिवाइडेड बाय C कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो 1/3 आ रहा है। क्यों 1/3 आ रहा है? क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मेटिंग है वो मेरे पास रैशनल वाली है। लेकिन जाहिर सी बात है रैशनल हम यूज़ नहीं करते इतना, तो जाहिर सी बात है कि मुझे दोबारा से किस पे जाना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट पे जाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट कॉम्पैक्ट करूँगा तो मेरे पास जो फॉर्मेट्स हैं वो कॉम्पैक्ट में आ जाएंगी। ठीक, अब अगर मैं देखूँ कि A डिवाइडेड बाय C क्या होगा, नहीं हुआ। कॉम्पैक्ट में इसको देना तो चाहिए, क्यों नहीं दे रहा? अच्छा जी, अच्छा कॉम्पैक्ट में जो है लेकिन आंसर सेम आना चाहिए था इसका, मतलब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में शायद डेसिमल नहीं देता होगा ना, लॉन्ग में देता है डेसिमल। किसमें देता है डेसिमल? लॉन्ग फॉर्मेट, लॉन्ग। लेकिन लॉन्ग में वो सारी चीज़ें दे देगा जो मतलब इसमें नॉर्मली क्या होता है कि लॉन्ग में आपके पास 4 डेसिमल डिजिट तक नहीं रुकता। ठीक है, ओके, फॉर्मेट शॉर्ट ई कर देता हूँ, लेकिन एक्सपोनेंट में आ जाएगा ये। फॉर्मेट लॉन्ग में मेरे पास जो है
ओके, अब इसको मैं कॉम्पैक्ट करता हूँ। अब वापस आ जाना चाहिए। नहीं आया, क्यों भाई? अच्छा जी, उसके बाद जो है शॉर्ट ई है। अच्छा, एक्सपोनेंट में अगर आपको आंसर चाहिए तो आप एक्सपोनेंट में इसको कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे। ओके, फॉर्मेट शॉर्ट ए डिवाइडेड बाय सी। ओके जी, फाइनली हम जो है शॉर्ट फॉर्मेट पे आ गए हैं। तो उसमें ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम डेसिमल्स अपीयर हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नोट फॉर्मेट शेल will return numerical expression to default. Also, format reporting does not change the accuracy of the calculations, only the appearance of on the screen. ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। एक्यूरेसी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, जो फॉर्मेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ चेंज हो सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैथमेटिकल फंक्शंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे इसमें हम बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे साइन, कोसाइन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, टेन, तो जो भी हैं वो सारे हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे पास आप कह लें कि इसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कॉट पुट कर रहा हूँ और उसकी कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कॉट पाई है मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास कॉट पाई का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं साइन के साथ कर रहा हूँ या फिर टेन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, ऊपर आप देख चुके हैं यहाँ पे, सारे के सारे इसमें बड़े इजीली यूज हो। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें 5 cos पाई ओवर 6 है, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू साइन 5 पाई ओवर 6 है, ठीक है, तो वो सारे सॉल्यूशंस आपके पास बड़े इजीली आ सकते हैं। अच्छा जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जाहिर सी बात है जैसे नॉर्मल वाले हो सकते हैं वैसे इनवर्स फंक्शंस भी हो सकते हैं। MATLAB uses radian scale to calculate the trigonometric functions. In other words, sin 90 is not equal to 1, but sin pi over 2 is. ठीक है, तो एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो MATLAB में आप ये कह लें जो पीछे अपनी प्रोग्रामिंग है वो अपना उस पे है, क्या कहना चाहिए, रेडियन के ऊपर है। ठीक है, तो आपके पास जो नॉर्मल शॉर्ट डिजिट्स हैं वो नहीं आ सकते, तो जाहिर सी बात है कि वो पाई के फॉर्म में ही आएंगे आपके पास। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल आप डिफरेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, लॉग्स को, स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर रूट का हमारे पास। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना वो ये है कि आपको ये वाली जो कमांड्स हैं छोटी छोटी, ये थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं ना कि अगर कमांड आपको याद नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि अब क्या करना है। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट के लिए SQRT आपने यूज़ करना है तो वो याद होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको दोबारा गूगल करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। या अगर आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं और किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है और मैंने आपको प्रॉब्लम में दे दिया और वहाँ पे आप स्क्वायर रूट कमांड लिखने के बजाय पूरा स्क्वायर रूट लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके नंबर तो काटे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो वहाँ पे आपकी दो चीज़ें देखना चाहूँगा, एक तो आपके पास जो मेथड है वो सही है, दूसरा आप जो कमांड्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है, तो इसमें आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
मैथमेटिक्स भी देखना पड़ेगा, साथ साथ में लैंग्वेज भी देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? यस बात समझ में आ सर। रही है कि नहीं आ रही? जी तो सर। मैथमेटिक्स इज नॉट इनफ बट आल्सो मैटलैब लैंग्वेज। तो मैटलैब लैंग्वेज में जो मेजर चीज है वो क्या है? कमांड्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब लॉग इज इन ln इन मैटलैब। ठीक है, अगर आप नॉर्मली LOG लिखते हैं तो हमारे पास आप उसको डिफरेंट बेसिस में लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली बेस 10 के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मैटलैब में LOG लिखेंगे तो उसका मतलब ln ही है, नेचुरल लॉग ही है। ठीक है ना? तो ये चीज आपने मतलब जहन नशीन करनी है कि यहाँ पे लॉग लॉग का मतलब ln है। ठीक है। अच्छा जी, टू गेट एल्गोरिथम इन बेस 10 यू मस्ट log 10। अगर आप log 10 का बेस यूज कर रहे हैं तो आपको log के साथ 10 क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप किसी भी चीज का अगर आंसर निकालना चाह रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट का किया था, एक्सपोनेंट आप करना चाहें, log निकालना चाहें, log 10 निकालना चाहें, दैट्स टोटली अप टू यू। कि बड़े इजीली आप इन कमांड्स को यूज करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। दैट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली बेसिक ही आप ये कह सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से दोबारा आप जो है मल्टीपल फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, आपके पास लॉग फंक्शंस आ गए, आपके पास जो है अपना स्क्वायर रूट, जो भी ऊपर हम कमांड्स देख चुके हैं, आप सारे मिलाकर आप डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों का मिलाकर कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऑपरेशन जो मेनली हैं, 4 मेजर ऑपरेशंस हैं। माइनस है, प्लस है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इन पे जो है ये वाले फंक्शंस ऑपरेशन सॉरी बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे a अगर हमारे पास x-5 है और b जो है हमारे पास cos 3 है और c एक्सपोनेंट 2 है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ करना चाहूँ, a + b / c कर दूँ, तो जाहिर सी बात है आई विल डेफिनेटली गेट एन आंसर। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे आ जाएं। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो CONG आपको लिखना पड़ेगा। जो जिस चीज़ का भी आप निकालना चाह रहे हैं ब्रैकेट में वो आप लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आप कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट करना चाह रहे हैं तो इमेज लिखेंगे या इमेग लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, और वहाँ पे जो भी आप अपना किसी भी चीज़ का निकालना चाह रहे हैं तो वो निकल सकता है। इसी तरीके से अगर आप रियल नंबर्स का कर रहे हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। सर थोड़ा ऊपर करेंगे सर स्क्रीन? हाँ हाँ ये एब्सोल्यूट वाले पे जाइए सर। सर हाँ। एब्सोल्यूट वाले में आप देखें कि हमारे पास जो नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर वो आंसर में 5 आ रहा है। तो यानी जो कुछ भी एब्सोल्यूट में आता है वो हमारे पास चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो हाँ वो पॉजिटिव रहेगा। एब्सोल्यूट का तो मतलब ही यही है ना कि आप जो है एक्चुअल जो वैल्यू है वो उसकी बात करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करेगा। ओके सर, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ आप खेल सकते हैं। इनकेस अगर मैटलैब बंद करना हो उसका भी ऑप्शन है। बजाय आप ऊपर जाके इसको क्लिक करें, आप एक ही उसमें क्विट या एग्जिट प्रेस करके करें। मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, बंद हो जाएगा वरना। ठीक है ना? तो ये भी ऑप्शन है इसमें। चलें जी, अब काफी इजी था ना यार, बेसिक बेसिक चीजें थी, मतलब इसमें कोई मुश्किल तो नहीं था। कमांड्स के हवाले से और बेसिक चीजों के हवाले से समझ में आ गया? क्लियरिटी है? सर वो कॉम्पैक्ट वाले समझ में नहीं है। यस सर। यार कॉम्पैक्ट में जो स्पेसेस है ना वो खत्म कर रहा था। जो कॉम्पैक्ट में स्पेसेस थे वो उसको खत्म कर रहा था।
उसमें मैंने पढ़ा है एलिमिनेट एक्स्ट्रा स्पेसिंग टाइप फॉर्मेट कॉम्पैक्ट, मतलब अगर डिजिट्स में बीच में स्पेसेस हैं तो वो उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद वो शॉर्ट फॉर्मेट में ले आएगा, शॉर्ट के लिए शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट में ये है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरीके से करूं 5 6, ठीक है, या इस तरीके से वैल्यूज, तो इसमें कुछ स्पेसिंग आ रही है, तो अगर आप कॉम्पैक्ट लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो कमांड में लिख रहा था मैं, इस वजह से इस तरह हो रहा है, लेकिन ये है कि जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब यहां पे आपका काम स्टार्ट होता है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए गिवन टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सी। क्या करना है हमें, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सी में कन्वर्ट करना है। वी विल स्टोर अ नंबर इन अ वेरिएबल, दैट नंबर इज अ वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू टू सेंटीग्रेड, स्पेलिंग गलत है सेंटीग्रेड की। एंटर द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है उसको हम सेव करेंगे कि हमारे पास फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है कितना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो सप्रेस कमांड है, यहाँ पे प्रिंट वाला कमांड नहीं है। तो फिर प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें टीसी करनी है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड करना है। तो हमारे पास जो कन्वर्जन का फार्मूला है फ़ारेनहाइट से डिग्री सी में, वो क्या है, टेम्परेचर सी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहें सप्रेस करें, लेकिन चाहे तो ना करें। सप्रेस उस वक्त करेंगे जब हमें कोई और ऑपरेशन करना हो, लेकिन अगर टेम्परेचर सी में चाहिए फिर हम सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको अगर एग्जाम में ऊपर ये वाले को भी फॉर्मूला गिवन सप्रेस होगा। नहीं करते, आंसर तब भी गलत नहीं आएगा, आंसर तब भी सही आएगा, लेकिन आपकी स्पेस बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप उसको सप्रेस करें। जब तक आप अगर मल्टीपल ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं और मल्टीपल चीज़ें आपने डिफाइन की हैं, 5-6 वेरिएबल्स हैं, बजाय इसके कि हर वेरिएबल को आप प्रिंट करें, आप सबको सप्रेस करते हैं। जो फार्मूला है सिर्फ उसको यूज करके आप फाइनल आंसर को प्रिंट करें। जी क्या कह रहे हैं? सर मैं एक पूछ रहा था सर, ऐसे फॉर्मूलाज गिवन होंगे? हाँ, अगर कुछ मतलब डिपेंड करता है ना कि यार मैं आपको क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मतलब क्या प्रॉब्लम दे रहा हूँ। नहीं, अगर यही अबव प्रॉब्लम होता तो आप फॉर्मूला देते? आई डोंट नो, देना चाहिए ये फार्मूला तो बहुत छोटा, यस सर, मतलब देना चाहिए बेसिक है। सर। इतने सारे छोटे फॉर्मूले याद ही नहीं रहते। अच्छा चले, लेकिन अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो बेसिक चीजें होंगी वैसे वो दूंगा नहीं मैं। हाँ, अब जैसे ये वाली इक्वेशन है जैसे नीचे, तो इसको प्रैक्टिस करें, जरूरत है? नो सर। नो सर, इजी। इजी है ना? ओके, अच्छा जी, अब थोड़ा सा आप क्या लें कि आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, हमें कहा जा रहा है एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2 में, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटोइन इक्वेशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट वाटर, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटोइन इक्वेशन। एंटोइन इक्वेशन पढ़ी है आप लोगों ने थर्मो में? नो सर, नहीं पढ़ी। नो सर। देखो तुम लोग जवाब दे गए फौरन ही, अभी तो कहा था थर्मो पढ़ लिया। सर कोई थर्मो में वेपर, टू नहीं पढ़ी ना थर्मो सर 2 ये में नहीं पढ़ी पढ़ा है, सर। आरके पढ़ी है, अच्छा ये पीआर। थर्मो 2 में है। हाँ चलें, ये कुछ चीज़ें मैं करा दूंगा इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब एंटोइन इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। कोई भी सिस्टम हो उसका अगर हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि हम क्या यूज़ करेंगे, एंटोइन इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंटोइन इक्वेशन हमारे पास ये है, पी नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो टी है दैट शुड बी इन केल्विन। ठीक है, और बाकी आपके पास जो ए बी सी हैं वो
क्या है आपके पास, एंड टू एंड कोएफिशिएंट्स हैं। कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको निकालने नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास गिवन है तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। आपको याद होगा कि प्रीवियस जो एक्सेल पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए थे वहाँ पे आप लोगों से मैंने कोएफिशिएंट्स निकलवाए थे, तो ये यहाँ पे सिंपल है, लेकिन आगे चल के डेफिनेटली इस पे भी आपको कोएफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब और प्रॉब्लम्स के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा देना होता वेपर प्रेशर का जिसमें से ये आपके पास कोएफिशिएंट्स निकल आते तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ मैं आपसे करवा लेता, लेकिन फिलहाल ये चीज़ मैं नहीं करवा रहा, फिलहाल सीधा सीधा प्रॉब्लम है। तो ABC क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं एंड टू एंड इक्वेशन के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, A क्या है, B क्या है, टेम्परेचर कितना है और C कितना है। जब ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। T हमने लिख दिया जी, हमारे पास 373 है। इसी तरीके से A हमें गिवन था 18 पॉइंट कितना है, जो भी वैल्यू है। इसी तरीके से हमारे पास B गिवन है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या गिवन है, C गिवन है। उसके बाद वेपर प्रेशर का जो फार्मूला है वो हम यूज करेंगे, ऊपर वो भी दिया था। तो P इज इक्वल टू किस चीज के है, एक्सपोनेंट A माइनस बी डिवाइडेड बाई T प्लस C। तो आपने सिंपली इसको एंटर किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन सॉल्यूशन का अगर मैकेनिज्म की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट यू डिड फॉर टेम्परेचर कन्वर्जन, क्योंकि सारी वैल्यूज इसमें गिवन है। यहाँ पे आपने मैटलैब को सिर्फ और सिर्फ एज अ कैलकुलेटर यूज किया, नथिंग मोर। कैलकुलेटर के अलावा इसमें कुछ और है इस वाले प्रोग्राम में? नो सर। बड़ा आसान था, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, करवा दूं? नो सर। और कोई? सर एक दफा करा ही दे सर। एक दफा करा दूं? ओके, अब आपने क्या Yes, करना sir. है कि मुझे, आपके पास वो बुक है सामने, वरना मुझे लिखना पड़ेगा सारा देख देख के, या कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या आप लोग बताते सर जाए तो बोल मैं लिख देते हैं, दूंगा। हाँ बोल देते हैं हम बोल देते हैं आपको। बोल देते हैं, बताएं मुझे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज बताएं और टेम्परेचर की वैल्यूज बताएं। सर टेम्परेचर इक्वल्स टू 373.15। रुकें, 373.15। ओके, इसको मैं सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, या अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में इसको कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि मल्टीपल लाइंस हम क्रिएट करें। यहाँ पे मैं ये करूंगा कि एक ही लाइन में इसको लिखूंगा। ए क्या है, इक्वल्स टू 18.3036। 18.306। ओके, अब इसको मैं यहाँ अलग सेपरेट कर रहा हूँ तो मैं एक लाइन में कर दूंगा। 306 B 3816.44 3816.44। ओके, C equals to minus 46.13 माइनस 46.13। ओके जी, इनको भी मैंने यहाँ पे सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब चला जाऊंगा PW पे। PW का फार्मूला क्या था, exponent bracket एक्सपोनेंट बाहर है ना, ओके, yes ब्रैकेट A minus B A माइनस B, right division bracket ओके, T plus C bracket close। A प्लस C। ओके जी, अब मुझे सप्रेस करने की जरूरत नहीं, अब मैं डायरेक्ट इसको करूंगा। ओके सॉरी, एक ब्रैकेट मैंने कम दिया था क्योंकि आप देख रहे हैं वो कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपको मैटलैब खुद भी बता देता है कि डू यू मीन दिस, ठीक है। जैसे हम गूगल में चीजें करते हैं तो यहाँ पे भी मैटलैब इज स्मार्ट इनफ, ठीक है। अब जैसे आप देखें कि मैंने लास्ट में जो ब्रैकेट था वो क्लोज नहीं किया था, जो पहले वाला ए से जो ब्रैकेट, एक्सपोनेंट से जो ब्रैकेट शुरू किया है वो मुझे क्लोज करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, तो इसने खुद क्लोज कर दिया है। हाँ जी, आंसर यही है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए ये सीपीपी में ऑलरेडी कर चुके हैं, मटेरियल बैलेंसेस। मटेरियल बैलेंसेस किए हैं सीपीपी में आप लोगों ने? यस सर, थोड़ी बहुत। सर कर रहे हैं कुछ। ओके जी, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम 3
ये तो एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे दूसरी बुक देखने दें, उसमें से कुछ दो ना। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर ये असाइनमेंट होगा ना? नहीं बेटा, होमवर्क है, अगली क्लास में आप लोगों को करना है, सॉल्व करके देना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ो, ये नहीं दे रहा फिलहाल, क्योंकि ये वाली चीज़ें भी मैंने करवाई नहीं है, और पहले दिन अगर इतना कुछ दे दे तो भाग ना जाए आप लोग। खैर भाग तो सकते नहीं है वैसे। यस सर। अच्छा जी, अब कोई भी, हर स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट है, मतलब इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिक ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, ऐसा ना हो कि सारे के सारे इसी को सॉल्व करके ले आए, नहीं, सारे के सारे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ एक आधा इसको करेगा। ये वाला प्रॉब्लम कहाँ गया, ऊपर ये वाला, ठीक है। लेकिन क्योंकि मटेरियल बैलेंस आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई है, तो जो लास्ट बुक मैंने आपको दी थी, या तो कोई उसी से प्रॉब्लम उठा लें और प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है। आप लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप करना है किसी भी मटेरियल बैलेंस के प्रॉब्लम का, और उसको सॉल्व करना है। पहले प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, फिर क्लास में सॉल्व करें। इज दैट ओके? कोई भी मटेरियल बैलेंस, नहीं नहीं, एनर्जी अगर करना चाहें तो कर लें, वरना मेरी तरफ से मटेरियल बैलेंस तक ठीक है। मतलब यार, अगर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, अगर दोनों भी कर रहे हैं मैं रोका, ठीक है, लेकिन बर्डन नहीं डालना चाह रहा मैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अगले क्लास में हर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेगा क्लास में, और जिसके पास प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर आखिर में मत कहिएगा कि आप क्लास में हमें असाइनमेंट दे दिया करें और हम वहीं से सीखेंगे क्या करना है। तो अगर गलतियां होंगी तो सीख लेंगे, ठीक है, अगर सही से सॉल्व करके आएंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अगले हफ्ते तो क्लास है ना? चले ठीक है, अगर मैटलैब कहीं पे भी मैटलैब पे सॉल्व करें इसको फिर ले आए, नहीं तो पेपर पे कम से कम बना के लाइएगा प्रोग्राम, ठीक है? यस सर। चलें जी, ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं आप लोगों को, ताकि जो है ना आप लोग इजी रहें थोड़ा सा। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मुलाकात होती है, इंशाल्लाह। ठीक है?